आज की कहानी एक ऐसे सिरफिरे सीरियल किलर की है जिसने न सिर्फ बड़ी ही बेरहमी से आदमी और औरतों को मार डाला बल्कि मासूम और बेगुनाह बच्चे और यहाँ तक कि दूध पीते बच्चों तक को नहीं छोड़ा। बदकिस्मती से ये सीरियल किलर कहीं और का नहीं बल्कि हमारे ही देश भारत का है, जिसने 1960 के दशक में पूरे मुंबई शहर में दहशत फैला दी थी। बॉम्बे यानी आज का मुंबई। मुंबई एक ऐसा शहर है जो कभी नहीं सोता, मगर उन दिनों इस सीरियल किलर का आतंक ऐसा फैला कि सूरज ढलते ही पूरी मुंबई में सन्नाटा फैल जाता था। तो कहानी शुरू होती है साल 1968 से। हेलो गाइस, आई एम ब्लैकी एंड यू आर वाचिंग द ब्लैकी शो। जुलाई 1968 में मुंबई पुलिस को बोरीवली के पास बोईसर इलाके में एक मर्डर की जानकारी मिलती है। जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो देखती है कि वहां एक झोपड़ी के बाहर एक आदमी की लाश पड़ी है और उसके सर पर बहुत ही बुरी तरह वार किया गया है। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे किसी नोकीले और मजबूत हथियार से हमला किया गया था। उस झोपड़ी में एक औरत और एक बच्चा भी था और जब उस औरत से बयान लिया गया कि क्या उसने किसी को देखा तो उसने बताया कि रात को अंधेरा होने की वजह से वो कुछ भी नहीं देख पाई। इसके बाद पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया मगर जांच ढंग से नहीं की। पुलिस को लगा कि शायद किसी आपसी रंजिश की वजह से ये कत्ल हुआ होगा, मगर थोड़ी देर बाद ही पुलिस को पता चलता है कि वहाँ से बस कुछ ही किलोमीटर आगे मलाड की तरफ उसी रात एक और कत्ल हुआ है। यहाँ भी झोपड़ी के बाहर सो रहे एक शख्स के सर पर बहुत ही बुरी तरह हमला किया गया था। पुलिस यहाँ भी पहुँची, बयान दर्ज किया और निकल गई। पुलिस ने इन दोनों मर्डर के बीच में कोई कनेक्शन भी हो सकता है ये सोचा तक नहीं। इसके लगभग 6-7 दिन के बाद मलाड में ही वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ एक झोपड़ी में सो रहे पति पत्नी और यहाँ तक कि उसके 2 महीने के बच्चे तक का मर्डर हो जाता है। जब पुलिस वहाँ पहुँची तो वो भी इस मौत के मंजर को देखकर दंग रह जाती है। यहाँ पर भी कातिल ने तीनों के सर पर किसी मजबूत नोकीले चीज से हमला किया था, मगर एक चीज जो यहाँ अच्छी हुई थी वो ये थी कि मर्डर के बाद कातिल अपना हथियार और छाता वहीं पर छोड़ गया था। पुलिस को वहाँ से एक लोहे की मोटी रॉड मिलती है जो आगे से नुकीली और मुड़ी हुई थी। इसके बाद पुलिस जल्दी ही हरकत में आती है और जब पुलिस को 1 हफ्ते पहले हुए वो 2 मर्डर भी याद आते हैं जिसमें बिल्कुल इसी तरह सिर पर वार करके कत्ल किया गया था, और अब पहली बार पुलिस को लगता है कि ये सभी मर्डर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके बाद पुलिस हथियार और छाते को फिंगरप्रिंट की जांच के लिए भेज देती है ताकि कोई सुराग मिल सके, लेकिन पुलिस को कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिलता क्योंकि उन दिनों मुंबई में बारिश हो रही थी और पुलिस को ये हथियार और छतरी दोनों झोपड़ी के बाहर मिले थे। तो बारिश के पानी से उस पर लगे सभी उंगलियों के निशान मिट गए थे। इधर एक ही परिवार के 3 लोगों के मरने की घटना ने उस पूरे इलाके में दहशत फैला दी थी, जिसकी वजह से पुलिस के ऊपर भी काफी प्रेशर आ गया था। अब मुंबई पुलिस ने उस कातिल को ढूंढना शुरू किया मगर कोई फायदा नहीं हुआ और इस घटना के 4-5 दिन बाद ही कांदीवली के हनुमान नगर इलाके में ठीक उसी तरह रात के समय एक स्कूल टीचर का कत्ल हो जाता है। इसके बाद एक एक करके कई कत्ल हुए मगर पुलिस को कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। अब तक जितने भी कत्ल हुए थे उन सभी में 3 बातें कॉमन थी। पहला ये कि सभी का मर्डर रात को 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच हुआ था। जितनी भी लाशें मिली थी उनमें से किसी का भी मर्डर दिन के वक्त नहीं हुआ था। दूसरा ये कि सभी को मारने का तरीका एक जैसा ही था। सभी के सर पर उसने एक जैसे ही नोकीले हथियार से हमला किया था। और तीसरा ये कि सभी मरने वाले गरीब और झोपड़पट्टी में रहने वाले थे, जिसका मतलब था
कि इन सभी हत्याओं के पीछे किसी एक ही सीरियल किलर का हाथ है। इन सभी घटनाओं की वजह से पूरे मुंबई में इतना आतंक फैल गया था कि शाम होते ही सभी दुकानें, पार्क, रेस्टोरेंट, सभी तरह के मार्केट बंद होने लगे। कभी न रुकने वाली मुंबई में भी शाम ढलते ही सन्नाटा फैल जाता था। अंधेरा होते ही लोग अपने घर की खिड़कियां, शीशे, दरवाजे सब बंद कर लेते थे। लोगों ने घरों के बाहर या फिर बालकनी में सोना तक बंद कर दिया था और कई लोगों ने तो अपने परिवार की रक्षा की जिम्मेदारी खुद उठाई थी। और शाम होते ही घर के सारे मर्द लाठी और डंडे लेकर पूरी रात गलियों में घूमते थे। मगर इसकी वजह से एक गड़बड़ ये भी हुई थी, जब भी इन लोगों को कोई अकेला भिखारी या कोई नया इंसान इस इलाके में घूमता नजर आता और उस पर थोड़ा सा भी शक होता तो वो लोग उसकी पिटाई कर देते थे, जिसकी वजह से कई बेगुनाह लोग भी मरते मरते बचे थे। कई बार तो पुलिस को भी बीच में आना पड़ता था उस भीड़ को रोकने के लिए। मगर इन सब के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ और एक के बाद एक कत्ल होते ही रहे। ना तो किसी ने उस कातिल को कभी आते हुए देखा और ना ही कभी जाते हुए। वो चुपचाप अंधेरे में आता था, अपना शिकार करता था और शिकार करके निकल जाता था। इसी बीच लोगों में ये अफवाह फैल गई कि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि कोई मायावी आदमी है जो लोगों को मारने के बाद किसी तोते या फिर किसी बिल्ली का रूप लेकर गायब हो जाता है। इसीलिए ना तो कोई उसे आते हुए देख पाता है और ना ही जाते हुए। पुलिस की नाकामी ने भी इन सब अफवाहों को जोड़ दिया और लोग ये सब बातें बनाने लगे। उस वक्त मुंबई के जो कमिश्नर थे उनका नाम था AS मोदक। उनके ऊपर भी इस केस को सॉल्व करने का बहुत प्रेशर बन गया था। जब लोकल पुलिस इन हत्याओं को रोकने में नाकाम रही तो कमिश्नर मोदक ने ये केस CID को दे दिया था और CID की एक स्पेशल टीम बनाई गई थी जिसको लीड कर रहे थे DCP रमाकांत कुलकर्णी। DCP रमाकांत कुलकर्णी को अगस्त 1968 में ही क्राइम ब्रांच का हेड बनाया गया था और वो उस वक्त क्राइम ब्रांच के सबसे यंग DCP थे। हालांकि जब रमाकांत कुलकर्णी को ये केस दिया गया था तो क्राइम ब्रांच के कई ऑफिसर ने इसका विरोध भी किया था और कहा था कि इतना सेंसिटिव केस उन्हें नहीं देना चाहिए क्योंकि उन्होंने अभी अभी CID को ज्वाइन किया है और उनके पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। मगर इन सब विरोधों के बाद भी ये केस उन्हें ही दिया गया था। इसके बाद रमाकांत कुलकर्णी ने अपने अंदर पुलिस की एक बहुत बड़ी टीम बनाई और अब लगभग 2000 पुलिस वाले उस कातिल को पकड़ने के लिए 24 घंटे उन इलाकों में गश्त करने लगे थे। मगर इसके बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। इसी बीच इस टीम के एक इंस्पेक्टर जिनका नाम था विनायक राव वकाटकर, उन्होंने रमाकांत कुलकर्णी को बताया कि आज से ठीक 2 साल पहले 1965 से लेकर 1966 के बीच भी कुछ इसी तरह की सीरियल किलिंग की घटनाएं हुई थी। उस वक्त ये सभी घटनाएं मुंबई के बाहरी इलाके में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ म्युनिसिपालिटी के पानी के पाइपलाइन के सहारे बनी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोगों के साथ घटी थी। उस दौरान भी 19 लोगों पर सोते हुए हमला किया गया था जिनमें से 9 लोगों की मौत हो गई थी। उस वक्त भी कातिल ने अपने किसी मजबूत नोकीली चीज से ही लोगों के सर पर वार किया था। तो 1965 में जो हमले हुए और अभी जो हमले हो रहे हैं दोनों का मोडस ऑपरेंडी एक जैसा ही है। उस वक्त इंस्पेक्टर विनायक राव वकाटकर मुलुंड पुलिस स्टेशन के इंचार्ज थे। जब उन्हें इन घटनाओं की जानकारी मिली थी तो उन इलाकों में 24 घंटे पेट्रोलिंग होने लगी थी। एक रात जब इंस्पेक्टर वकाटकर अपनी टीम के साथ उस इलाके में गश्त लगा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक लंबा चौड़ा संदिग्ध आदमी बिना किसी डर के इस इलाके में खुलेआम घूम रहा है। जबकि अंधेरा होते ही उस वक्त सभी अपने घरों में घुस जाते थे। तो इंस्पेक्टर वकाटकर को उस शख्स पर शक हुआ। वो उसके पास गए और उसका नाम पूछा। तब उसने अपना नाम
रमन राघव बताया। उसके बाद उन्होंने उसकी तलाशी ली तो उसकी जेब से एक डायरी मिली थी जिसमें सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, खत्म और खल्लास। ये देखकर अब इंस्पेक्टर वकाटकर का शक उस पर और बढ़ गया तो वो अपने साथ उसे पुलिस स्टेशन ले गए थे। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर इंस्पेक्टर वकाटकर ने जब उसकी हिस्ट्री खंगाली तो पता चला कि इसके और भी कई नाम हैं, जैसे सिंधी दलवई, तलवई, तलवार, अन्ना, तंबी और वेल्लू स्वामी। इसका जन्म 1919 में तमिलनाडु के तिन्नेवेली जिले के अग्रेश्वर नेल्लूर गांव में हुआ था। बचपन से इसको चोरी चकारी की आदत लग गई थी और जब ये 20 साल का हुआ तो अपने गांव से भागकर मुंबई आ गया और कुछ महीनों तक उसने एक मिल में काम किया, मगर चोरी करने की आदत इसने कभी नहीं छोड़ी। और एक बार इसी चोरी चकारी की वजह से ये पुलिस के हत्थे चढ़ा था और पुलिस ने इस रमन राघव को पकड़कर भाईखला जेल भेज दिया था। फिर अपनी सजा पूरी करने के बाद और जेल से निकलने के बाद फिर भी रमन राघव जरा भी नहीं सुधरा और उसने फिर से कई चोरी और डकैती की, जिसके लिए वो एक बार 5 साल की कैद भी कर चुका था। ये सारी हिस्ट्री खंगालने के बाद इंस्पेक्टर वकाटकर रमन राघव से उस दौरान हुए 9 कत्लों के बारे में पूछते हैं, मगर वो कुछ भी नहीं बोलता। पुलिस उसके ऊपर सारे टॉर्चर अपना लेते हैं पर वो अपना मुंह जरा भी नहीं खोलता। जब इन सभी टॉर्चरों का रमन राघव पर कोई असर नहीं हुआ तो इंस्पेक्टर वकाटकर रमन राघव को 2 साल के लिए मुंबई से तड़ीपार कर देते हैं और कहते हैं कि अगर अगले 2 सालों तक मुंबई में कभी भी दिखा तो उसे सीधा पकड़कर जेल में डाल दिया जाएगा। और फिर रमन राघव को इंस्पेक्टर वहां से भगा देते हैं। इंस्पेक्टर वकाटकर ने बताया कि रमन राघव को मुंबई से तड़ीपार करने के अचानक बाद ही वहां हो रहे हमलों का सिलसिला भी रुक गया था और 19 हमलों के बाद दूसरा वैसा कोई हमला नहीं हुआ, मगर इसके 2 साल बाद ही 1968 में हमले फिर से शुरू हो गए। डीसीपी रमाकांत कुलकर्णी को जैसे ही 1965 और 66 की इन घटनाओं और रमन राघव के बारे में पता चलता है तो उन्हें यकीन हो गया कि इन सभी हमलों के पीछे रमन राघव का ही हाथ है और वो 2 साल बाद दोबारा मुंबई आ चुका है। उन्होंने तुरंत रमन राघव के सारे रिकॉर्ड्स मंगवाए। उन रिकॉर्ड्स में रमन राघव के फिंगरप्रिंट्स, फोटोज और उससे जुड़ी सारी जानकारी थी। इसके बाद उन्होंने रमन राघव की फोटो सभी पुलिस स्टेशन में भिजवा दी और ये अलर्ट किया गया कि ये आदमी जहाँ भी दिखे इसे फौरन गिरफ्तार करे। अब पूरी पुलिस रमन राघव की तलाश में जुट गई थी। इसी बीच रमन राघव ने 25 और 26 अगस्त 1968 की रात में मलाड के चिंचोली में लालचंद यादव और दुलार यादव नाम के 2 लोगों का मर्डर और कर दिया। उसके बाद क्राइम ब्रांच की एक टीम वहां पहुंची और खुशकिस्मती से वहां से उन्हें कातिल के फिंगरप्रिंट्स मिल गए। इसके बाद इन फिंगरप्रिंट्स को रमन राघव की फाइल से मैच किया गया और ये दोनों फिंगरप्रिंट्स मैच भी हो गए। अब ये कंफर्म हो गया था कि जो सीरियल किलिंग के मामले इतने दिनों से चल रहे हैं उनमें रमन राघव का ही हाथ है, मगर रमन राघव गायब था। पूरी मुंबई शहर में उसे ढूंढने के लिए मुंबई की हर पुलिस अपने हाथों में राघव की फोटो लेकर पूछताछ कर रही थी, मगर किसी को भी कोई कामयाबी नहीं मिली। एक बार पुलिस रमन राघव को ढूंढते ढूंढते पोईसर के बाहरी इलाके में पहुंची। वहां जब पुलिस ने ये फोटो मंजुला बाई दलवी नाम की एक औरत को दिखाई तो वो ये फोटो देखते ही उसे पहचान गई और वो बोली ये तो अन्ना है और आज सुबह ही उसने उसे देखा था जब वो कुएं से पानी भरने गई थी। पुलिस ने जैसे ही मंजुला बाई की ये बात सुनी उनकी आंखें चमकने लगी। इसके बाद पुलिस ने जब उससे पूछा कि उसे पता है कि रमन राघव कहाँ रहता है तो उसने कहा कि ये तो मुझे मालूम नहीं कि वो कहाँ रहता है, मैंने आज खुद
खुद कई दिनों के बाद अन्ना को देखा था। फिर पुलिस ने उससे पूछा कि जब उसने रमन राघव को देखा उसका हुलिया कैसा था, उसने कैसे कपड़े पहन रखे थे। तो मंजुला बाई ने बताया कि आज सुबह जब उसने अन्ना को देखा तो उसने एक नीली शर्ट और खाकी रंग की हाफ पैंट और ब्राउन कलर के कैनवस जूते पहन रखे थे और अन्ना के हाथ में एक छतरी भी थी। मुंबई पुलिस को जैसे ही ये जानकारी मिली उसने फौरन ही वायरलेस के जरिए सभी पुलिस स्टेशन में ये मैसेज फैला दिया कि अगर इस हुलिये का कोई भी संदिग्ध आदमी दिखे तो उसे फौरन ही गिरफ्तार करे। पुलिस पूरे दिन और रात भर उन एरियाओं की खाक छानती रही जहां रमन राघव को आखिरी बार देखा गया था, मगर रमन राघव उन्हें कहीं नहीं मिलता। अगले दिन 27 अगस्त 1968 को एलेक्स फियालो नाम के एक सब इंस्पेक्टर को एक आदमी नीली शर्ट और खाकी हाफ पैंट और ब्राउन कलर के जूते पहने भिंडी बाजार के आसपास घूमता हुआ दिखता है। उसके हाथ में एक छतरी थी जो गीली थी और उसके जूतों में कीचड़ भी लगा हुआ था। इसका मतलब ये था कि वो कहीं दूर से आया है जहां बारिश हुई थी, क्योंकि उस दिन भिंडी बाजार के आसपास कोई बारिश नहीं हुई थी। तो सब इंस्पेक्टर एलेक्स फियालो को लगता है कि यही रमन राघव है, मगर फिर भी वो एक बार उसके पास जाकर कंफर्म करना चाहते थे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ऐसे कपड़े सिर्फ रमन राघव ही पहने। जब सब इंस्पेक्टर एलेक्स फियालो उसके नजदीक जाते हैं तो देखते हैं कि उसके कपड़ों पर कुछ खून के छींटों के निशान हैं। उसके बाद वो उसकी तलाशी लेते हैं तो उसके पास 2 चश्मे, 2 कंघे, 2 कैंचिया, एक अगरबत्ती जलाने का स्टैंड, साबुन, लहसुन, चाय की पत्ती और 2 कागज मिलते हैं जिसमें कुछ नंबर लिखे हुए थे। फिर सब इंस्पेक्टर उसका नाम पूछते हैं तो वो बोलता है सिंधी दलवाई। एलेक्स फियालो को याद आता है कि रमन राघव का एक नाम सिंधी दलवाई भी है। उसके फौरन बाद उसको अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने को कहते हैं और रमन राघव बिना कोई विरोध किए चुपचाप उनके साथ चल देता है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद एलेक्स अपने सीनियर को इसकी जानकारी देते हैं। ये सुनते ही कि रमन राघव पकड़ा गया है, फौरन ही क्राइम ब्रांच के लोग वहां पहुंच जाते हैं और सबसे पहले उसकी उंगलियों के निशान लेते हैं और फिर मलाड चिंचोली मर्डर्स पॉइंट से मिले फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं और ये दोनों फिंगरप्रिंट्स मैच हो जाते हैं। उस दिन 27 अगस्त 1968 को सीआईडी ऑफिशियली रमन राघव की गिरफ्तारी की खबर रिलीज कर देती है। तो इतने दिनों से जिस सीरियल किलर ने पुलिस की नाक में दम कर रखा था, फाइनली वो अब पुलिस के कब्जे में था। इसके बाद रमन राघव के पकड़े जाने की खबर सभी लोगों में फैलती है। उसी दिन शाम होने तक तकरीबन 2000 से भी ज्यादा लोग मुंबई पुलिस कमिश्नर और क्राइम ब्रांच के ऑफिस के बाहर जश्न मनाने लगते हैं। रमन राघव की गिरफ्तारी से पुलिस कमिश्नर ES मोदक इतने खुश होते हैं कि वो सब इंस्पेक्टर एलेक्स फियालो को 1000 का इनाम देने की घोषणा करते हैं। अब रमन राघव तो पकड़ा गया था, मगर पुलिस और क्राइम ब्रांच के सामने एक चैलेंज ये भी था कि अब उसका गुनाह कैसे कबूलवाया जाए, क्योंकि 2 साल पहले भी जब उसकी पूछताछ की गई थी तो उसने अपना मुंह नहीं खोला था। इसके बाद उसकी पूछताछ शुरू हुई और उससे कई सवाल पूछे गए, मगर वो चुपचाप बैठा रहा। पुलिस को पता था कि इस पर मारपीट का भी कोई असर नहीं होने वाला, इसलिए उन्होंने प्यार से भी उसे अपना गुनाह कबूल करने को कहा, मगर वो कुछ नहीं बोला। रमन राघव का इंटरोगेशन करते करते 2 दिन बीत गए। पुलिस ने उसके साथ सारे हथकंडे अपना लिए, मगर उसने अपना मुंह नहीं खोला। आखिर में थक हार कर किसी पुलिस वाले ने उससे ऐसे ही पूछ लिया कि अगर उसे कुछ चाहिए तो वो बताए। रमन राघव ने बिना एक पल गवाए 2 दिन बाद पहली बार अपना मुंह खोला और बोला मुर्गी। उसके बाद वही के पास के होटल से उसके लिए चिकन करी मंगाई गई और उसे दी गई। रमन राघव ने प्लेट चाट चाट कर चिकन खाया और कुछ पलों में ही सारा खत्म कर दिया। उसके बाद उससे फिर पूछा गया और कुछ चाहिए तो वो दोबारा बोला मुर्गी।
फिर उसके लिए दोबारा चिकन मंगाया गया और चिकन खत्म होने के बाद एक बार फिर उससे पूछा गया कि उसे और कुछ चाहिए तो बता दे। तो वो बोला उससे नारियल का तेल, कंघी और शीशा और एक वेश्या भी चाहिए। वो उसके साथ सोना चाहता था मगर उसकी वेश्या वाली ख्वाहिश को मना कर दिया गया क्योंकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता। मगर हाँ, उसके लिए नारियल तेल, शीशा और कंघी का जरूर इंतजाम किया गया। उसके बाद उसने वो नारियल तेल अपने बालों में लगाया, फिर इसी तेल से अपने पूरे शरीर की मालिश की और उस तेल की खुशबू की तारीफ भी की। इसके बाद उसने कंघी से अपने बाल बनाए और शीशे में बहुत देर तक खुद को एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ देखता रहा। थोड़ी देर बाद वो पुलिस की तरफ मुड़ा और बोला कि अब पूछे जो भी आपको मुझसे पूछना है। इसके बाद पुलिस ने शहर में हो रहे मर्डर्स के बारे में पूछा तो रमन राघव बोला, ठीक है, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। ये कहकर रमन राघव ने अपनी कहानी बताना शुरू कर दिया। वो बोला कि 2 साल पहले 1966 में मुंबई पुलिस की तरफ से तड़ीपार किया गया था तो वो वहाँ से पुणे की तरफ चला गया और बड़गांव, देहू और तलेगांव नाम की जगह पर चोरी चकारी का काम शुरू कर दिया। तलेगांव में एक बार वो एक चाय की दुकान पर गया और उसने वहाँ के चाय वाले से एक कड़क प्योर दूध की चाय बनाने को कहा, मगर चाय वाले ने उसकी चाय में दूध कम और पानी ज्यादा डाल दिया। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आया और उसी वक्त उसने उस चाय वाले का मर्डर करने का फैसला कर लिया। शाम को जब वो चाय वाला दुकान बंद करके अपने घर जाने लगा तो वो भी उसका पीछा करने लगा, मगर इसी बीच वहाँ पुलिस आ गई और पुलिस ने उसे चोरी के केस में पकड़ लिया और फिर 1.5 साल के लिए वडगांव जेल भेज दिया। राघव ने बताया कि जब वो 1.5 साल बाद जेल से बाहर आया तो वहाँ से ट्रेन पकड़कर कर्जत महाराष्ट्र गया और फिर कुछ दिन कर्जत में ही बिताने के बाद वो जुलाई 1968 में बोरीवली मुंबई पहुंचा। इसके बाद उसने वहां पर अगले कुछ दिनों तक कई छोटी मोटी चोरियां की। एक दिन जब वो दहीसर पुल के पास से गुजर रहा था तो उसे हार्डवेयर की दुकान के सामने एक मोटरसाइकिल का हैंडल पड़ा हुआ मिला। वो उस हैंडल को वहाँ से उठाता है और जोगेश्वरी में एक लोहार के पास लेकर जाता है और कहता है कि उसे इस लोहे की रॉड को सीधा करके आगे से थोड़ा मोड़ के हुक जैसा और नोकीला करवाना है। वो जैसा जैसा बोलता है लोहार उसे वैसा ही बना देता है। फिर अपना हथियार लेकर वो वहाँ से चल देता है। उसके 1-2 दिन के बाद एक रात जब वो पोईसर में घूम रहा था तो उसने देखा कि एक झोपड़ी के अंदर एक औरत और उसका बच्चा सो रहा था और एक आदमी झोपड़ी के बाहर सो रहा था और चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा था। फिर वो उस आदमी के पास गया और उसके सिर पर अपने हथियार से जोरदार वार किया। वो आदमी डर से चिल्लाने लगा तो उसने उसके सिर पर फिर से वार किया और तब तक वार करता रहा जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। मगर इतने में ही घर के अंदर सो रही औरत जाग जाती है और बाहर आती है और ये सब देखकर वो चिल्लाने लगती है और वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो भागते भागते वहाँ से मलाड की तरफ पहुँचा। उस वक्त रात के करीब 3 बज रहे थे। मलाड में एक झोपड़ी के बाहर खाट पर उसे एक आदमी सोता हुआ मिला। उसके बाद वो उसके करीब गया और उसने उस सोते हुए आदमी के सर पर अपने हथियार से एक के बाद एक कई वार किए और उस आदमी की वही मौत हो गई। और जब उस आदमी की मौत हो गई तो उसने उसकी घड़ी उतारकर खुद पहन ली और फिर वहाँ से उसने एक टॉर्च, एक छाता, कुछ मूंगफली और एक झोला उठाया और मलाड के जंगलों की तरफ भाग गया। उस झोले में उसे कुल 262 रुपए मिले। रमन राघव ने बताया कि इसके कुछ ही दिनों के बाद जब वो एक रात मलाड के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ से गुजर रहा था तो उसे एक सुनसान जगह पर एक झोपड़ी दिखी। वो पीछे की तरफ से उस झोपड़ी के
ऊपर चढ़ गया और ऊपर से झोपड़ी के अंदर झांकने लगा तो उसने देखा कि अंदर एक औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। उस औरत ने एक सोने का मंगलसूत्र पहन रखा था। रमन राघव का दिल उसके सोने के मंगलसूत्र पर आ गया था। वो वहीं रुककर उस औरत के सोने का इंतजार करने लगा, मगर वो औरत सुबह 4 बजे तक सोई ही नहीं। तो वो वहाँ से वापस चला गया, मगर वो अगली 4 रातों तक उस झोपड़ी के चक्कर लगाता रहा, मगर वो औरत हमेशा उसे जागती हुई ही मिलती है। 5वें दिन काफी बारिश हो रही थी, मगर फिर भी वो छाता लेकर वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि वो औरत सो रही है और उसी के बगल में उसका पति भी दूसरी खाट पर सो रहा था। उसके बाद उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और उस रस्सी को काट दिया जिससे झोपड़ी का गेट बंद किया गया था। फिर वो झोपड़ी के अंदर दाखिल हुआ और अपने उस नोकीले हुक जैसे हथियार से उस आदमी के सिर पर कई वार किए और उस आदमी ने तुरंत ही दम तोड़ दिया। फिर उसने उस औरत के सर पर हमला किया और उसकी भी मौत हो गई। इतने में उसका वो 1 महीने का बच्चा भी उठ गया जो जोर जोर से रोने लगा। तो उसने उस बच्चे को भी नहीं छोड़ा और अपने हथियार से उसे भी मार दिया। फिर वो झोपड़ी के बाहर आया और इधर उधर नजर मारी कि कोई देख तो नहीं रहा और अपना हथियार और छाता झोपड़ी के बाहर रख दिया और फिर वापस अंदर गया। फिर उसने उस औरत का मंगलसूत्र उतारकर अपनी जेब में रख लिया। उसके बाद उसकी नीयत खराब हो गई और वो उस मरी हुई औरत के बगल में लेट गया और उसके कपड़े उतारने लगा, मगर इतने में ही एक बुजुर्ग सी औरत वहां आ गई और चिल्लाने लगी। उसे देखकर वो घबरा गया और अपना हथियार और अपना छाता वही छोड़कर भाग गया। अगले दिन वो अपना हथियार और छाता लेने वापस आ गया, मगर उसे वहाँ कुछ नहीं मिला क्योंकि पुलिस ने उसका हथियार और छाता फिंगरप्रिंट कलेक्ट करने के लिए भेज दिया था। बाद में जब उसने उस सोने के मंगलसूत्र को बेचने की कोशिश की तो पता चला कि वो सोने का नहीं बल्कि आर्टिफिशियल था। फिर राघव ने बताया कि इसके बाद वो चिंचोली मलाड में अपने पुराने दोस्त माइकल के पास गया और उसे बोला कि उसे एक झोपड़ी बनानी है और उसे जमीन खोदने के लिए एक लोहे का लंबा सरिया चाहिए। माइकल ने उसे लगभग 4 फुट की एक लोहे की रॉड दी और बोला कि जब काम हो जाए तो वापस कर देना। फिर वो इस रॉड को लेकर वहां से निकल गया। इसके 3-4 दिन के बाद वो एक रात कांदीवली के हनुमान नगर इलाके में पहुंचा तो उसने देखा कि एक झोपड़ी के अंदर एक अकेला आदमी सो रहा था। उस दिन तो वो वहां से वापस चला गया। अगले दिन वो फिर वापस आया और झोपड़ी के बाहर से एक छोटी सुरंग बनाकर झोपड़ी के अंदर दाखिल हो गया। उसके बाद उसने अपनी रॉड से उस सोते हुए आदमी के सिर पर 4-5 हमले किए और उसकी उसी वक्त मौत हो गई। इसके बाद उसने उस मरे हुए आदमी की घड़ी उतारकर जेब में रख ली। उसकी जेब में 3-4 पेन थे, उसने उसे भी ले लिया। फिर उसे वहां से 1-1 रुपए के 5 नोट मिले और पैसे लेने के बाद उसने वहां से डालडा घी, गेहूं का आटा और एक स्टोव उठाकर वहां से भाग गया। बाद में उसने वो घड़ी 30 रुपए में एक दुकान पर बेच दी। इसके बाद वो जोगेश्वरी में उसी लोहार के पास गया जहां वो पहले गया था और वो रॉड जो उसने अपने दोस्त माइकल से लिया था उसने उस रॉड का भी पहले जैसा ही हथियार बनवा लिया। इसके 3-4 दिन के बाद वो बोरीवली की तरफ गया। वहाँ भी एक आदमी उसे एक झोपड़ी के अंदर अकेला सोता हुआ मिला तो वो उस झोपड़ी में घुस गया और अपने नए हथियार से उसके सर पर कई वार किए और उसकी भी मौत हो गई। इसके बाद उसने मरे हुए आदमी की जेब से बीड़ी और माचिस को निकालकर अपनी जेब में रख लिया और झोपड़ी में जो थोड़ा बहुत खाना बचा हुआ था उसने वो खाना खाया और फिर वहां से निकल गया। थोड़ी ही दूर जाने के बाद
उसने देखा कि एक झोपड़ी में एक अकेली औरत अपने 2 बच्चों के साथ सो रही थी। वो उस भी झोपड़ी में घुस गया और अपने हथियार से उस औरत पर 2-3 हमले किए और औरत ने भी दम तोड़ दिया। उस औरत ने एक चादर ओढ़ रखी थी। रमन राघव बोला कि जब उसने वो चादर उसके ऊपर से हटाया तो देखा कि वो औरत बिना कपड़ों के सो रही थी। ये देखकर उसके अंदर का हैवान फिर से जाग गया और उसने उस मुर्दा औरत के साथ कई बार बलात्कार किया और जब उसका मन भर गया तो वो वहाँ से उठा और झोपड़ी में जो भी खाना था उसे खाया और वहीं पर रखी चाय पत्ती को लेकर वहाँ से भाग गया। अपने कबूलनामे में उसने ऐसे ही कई कत्लों के बारे में बताया। फिर जब पुलिस ने रमन राघव से 2 साल पहले से एक के बाद एक लगातार हो रहे मर्डर के बारे में पूछा तो उसने कहा कि हाँ, वो सभी मर्डर उसी ने ही किए थे और 1965 और 66 के बीच उसने लगभग 24 मर्डर किए थे और कुल मिलाकर उसने अपने कबूलनामे में 41 मर्डर करने की बात को कबूला। उसने ये भी बताया कि मर्डर 41 से भी ज्यादा हो सकते हैं, पर अभी फिलहाल उसे इतना ही याद है। जब पुलिस ने उससे पूछा कि उसने इतने सारे लोगों को क्यों मारा तो वो बोला कि ये सब गंदे लोग थे और भगवान ने मुझे इन सब को मारने के लिए कहा था। अब पुलिस को उसका कबूलनामा तो मिल गया था, मगर अब जरूरी था उसका हथियार मिलना, क्योंकि कोर्ट में किसी को भी गुनहगार साबित करने के लिए कत्ल में इस्तेमाल हुए हथियार का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जब पुलिस ने रमन राघव से पूछा कि जिस हथियार से उसने सबका मर्डर किया वो कहाँ है, तो वो पुलिस को अपने साथ आरे रोड के जंगल में ले गया और वहाँ के एक झाड़ी से अपने हथियार निकाल कर दिए, जिसमें उसका वो लोहे का नोकीला हथियार और चाकू था। उसके बाद पुलिस ने जोगेश्वरी के लोहार का भी बयान दर्ज किया, जहाँ रमन राघव ने अपना हथियार बनवाया था, और फिर राघव के दोस्त माइकल का भी बयान लिया गया और एक मजबूत केस बनाया गया। रमन राघव के पकड़े जाने के लगभग 10 महीने बाद 2 जून 1969 को कोर्ट में राघव का मुकदमा शुरू होता है, मगर मुकदमा शुरू होते ही डिफेंस के वकील पीवी पवार राघव के बचाव में बोलते हैं कि रमन राघव की दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसने जब भी कोई कत्ल किया तो उसे मालूम नहीं था कि वो क्या कर रहा है और वो इस लायक नहीं है कि वो अपने ऊपर लगे इन इल्जामों को डिफेंस कर सके। मगर सरकारी वकील एमबी वोहरा ने डिफेंस की सभी बातों का विरोध किया। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद कोर्ट ने रमन राघव को दिमागी चेकअप के लिए बॉम्बे के पुलिस सर्जन के पास भेज दिया, जिन्होंने अगले 3 हफ्ते तक राघव की दिमागी हालत को परखा और फिर कोर्ट में अपनी रिपोर्ट भेजी। इसी रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि रमन राघव की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है और उसने जो भी किया उसे पता था कि वो क्या कर रहा है। इस रिपोर्ट और सभी दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट के जज सीटी दिघे ने रमन राघव उर्फ सिंधी दलवई को दोषी करार दिया और उसे मौत की सजा सुनाई। इसके बाद ये केस हाई कोर्ट तक पहुंचा। वह भी रमन राघव के बचाव पक्ष की तरफ से ये दलील दी गई कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। तो हाई कोर्ट ने 3 साइकेट्रिस्ट की एक टीम बनाई, जिन्होंने रमन राघव के कई इंटरव्यू लिए और फिर अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि रमन राघव क्रोनिक पैरानोइड सिजोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी से ग्रस्त है, जिसमें कि इंसान को ये पता ही नहीं होता कि वो जो कर रहा है वो सही है या गलत। और जब ये रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई तो हाईकोर्ट ने 4 अगस्त 1987 को रमन राघव की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया और उसे पुणे की यरवदा जेल भेज दिया। और फिर इसके 8 साल बाद 1995 में किडनी फेल होने की वजह से ससून हॉस्पिटल में रमन राघव की मौत हो गई। पूरी दुनिया में अब तक जितने भी खूंखार और बड़े सीरियल किलर हुए हैं, उनमें आज भी रमन राघव का नाम शामिल है।
आज 2024 में उस घटना को हुए 50 साल से भी ज्यादा साल हो गए हैं, मगर कई लोग और जो बच्चे 1965 से लेकर 1968 के दौरान मुंबई में थे, वो आज भी इसे याद करके कांप जाते हैं, क्योंकि उन दिनों पूरे बॉम्बे या आज की मुंबई में आतंक का सिर्फ एक ही नाम था और वो नाम था रमन राघव। रमन राघव के ऊपर कई किताबें लिखी गई, कुछ फिल्में भी बनी जिनमें रमन राघव 2.0 जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने रमन राघव का तो नहीं मगर उससे इंस्पायर्ड एक सीरियल किलर का जबरदस्त रोल निभाया है। तो दोस्तों, ये थी कहानी हमारे भारत के एक सनकी साइको सीरियल किलर रमन राघव की। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी।